हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज नया सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, है ना। इसका पहला चैप्टर है, इसमें स्कोप वगैरह और कुछ बायोकेमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल्स के बारे में बातें होनी है। छोटा चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। तो यहां पर स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री ना लिख करके अगर गौर से देखोगे सिलेबस तो वहां मेंशन है स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी। फार्मेसी के अंदर इसका क्या स्कोप है, बट हम लोग ओवरऑल एक पूरे स्कोप के बारे में यहां बात करेंगे, ठीक है ना। तो आओ शुरू करते हैं इसको हम लोग। तो क्या कह रहा है, द टर्म बायोकेमिस्ट्री वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय जर्मन केमिस्ट कार्ल न्यूबर्ग, है ना। 1903 में कार्ल न्यूबर्ग ने बायोकेमिस्ट्री टर्म को इंट्रोड्यूस किया था फ्रॉम ग्रीक वर्ड बायो, जिसका मतलब लाइफ होता है, ये बात हमको पता है। फादर ऑफ मॉडर्न बायोकेमिस्ट्री, ये भी कार्ल न्यूबर्ग है ना। साइंटिस्ट के नाम तुम लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो उसके पर्पज से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ बायोकेमिस्ट्री इज अ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब एक शाखा है केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री की एक ब्रांच है दैट डील्स विद, जो कि डील करती है, किन मामलों में डील करेगी, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जीवित चीजें हैं उनका केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो किस केमिकल के बने हुए हैं। बात समझ में आ रही है। द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिक सेल एंड देयर सराउंडिंग फ्लूइड पब्लिक मैटर। हमको बहुत अच्छे से पता है जो एक सेल होता है उसके आसपास फ्लूइड भरा होता है ना। कोई भी सेल होगा उसके आसपास क्या होता है, फ्लूइड होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये सेल और सेल के बाहर जो फ्लूइड भरा हुआ है, इनके आपस में कैसे ये लोग इंटरेक्ट करते हैं, जाहिर सी बात है केमिकली करते होंगे, ठीक है। तीसरा है द इंपॉर्टेंट केमिकल प्रोसेस ऑकरिंग विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रोसेस होती हैं सेल के अंदर। तो ये तीन चीजें अगर गौर से देखें बच्चों, तो यहां पर देखो एक चीज समझ में आएगा, भगवान, है ना, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, यानी कि अल्टीमेटली साइंस, ये क्या चीजें हैं गौर से समझो जरा। हम लोग केमिकल के तो बने हुए हैं, है ना। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ब्रेन, सब केमिकल का बना हुआ है। तो बायोकेमिस्ट्री कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करने की कोशिश करती है, इन सब चीजों को खोजने के बारे में बात करती है। बात समझ में आ रही है। तो हमारा जो सोचने का क्षमता है, जो भी कुछ है, सब केमिकल है, हर चीज केमिकल की बनी हुई है। क्लियर है। तो डैड इसलिए मैंने कहा ये गॉड, यानी कि यहां पर इंसान कोशिश इस उसमें लगा हुआ है कि ये चीज पता चल जाए। रहस्य खुल जाएंगे, बहुत से रहस्य खुल चुके हैं। चलो आगे आते हैं, ठीक है ना। तो बायोकेमिस्ट्री किन किन चीजों के बारे में बात करती है, किन किन चीजों के बारे में डील करती है, वो 3 पॉइंट ये है। आगे आते हैं। बायोकेमिस्ट्री इज द सब डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की एक सब डिवीजन है, यानी कि उसके अंडर आने वाली कोई एक ब्रांच है, ओके। एंड केमिस्ट्री, बायो और केमिस्ट्री का ही एक ब्रांच है, कैसे कह सकते हैं हम लोग बायोकेमिस्ट्री। दैट कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट। इसको हम आगे और 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, 3 हिस्सों में। सेगमेंट मतलब हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। नेमली मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म पता है ना, पढ़ा चुके हैं। बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, है ना, कि आखिर स्ट्रक्चर किस चीज का बना हुआ है सेल के। एंड एंजाइमोलॉजी, जो बॉडी के अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो फर्दर हम इसको 3 सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। बड़े बड़े सेगमेंट है, मेटाबॉलिज्म, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी एंड एंजाइमोलॉजी। एंजाइम के बारे में सारी बातें होती हैं। उम्मीद कर रहा हूं एंजाइम को दिमाग में सेट कर लिया होगा। By the end of 20th century का एंड होते होते these 3 variants together have been able to successfully explain the process of living। 20th century के एंड तक आते आते ये तीनों चीजें मिल करके क्या चीज डिस्क्राइब करने में सफल हो रही हैं, प्रोसेस ऑफ लिविंग। लिविंग थिंग्स के अंदर जो प्रोसेस चल रही है उनको अगर हमें जानना है तो ये तीनों चीजों का कंबाइंड स्टडी करके हम लोग उसको जान पाते हैं, ठीक है। बातें हैं यहां पर, आगे आते हैं। इट इज द स्टडी, क्या बायोकेमिस्ट्री क्या है, बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाउ लिविंग थिंग। इट मतलब यहां पे इट किसके लिए लगा हुआ है, बायोकेमिस्ट्री के लिए लगा हुआ है। हाउ लिविंग थिंग्स आर मेड, लिविंग थिंग किसके बने हुए हैं, हाउ दे वर्क, कैसे काम करते हैं, एंड व्हाट केमिकल्स, कौन से केमिकल्स दे हैव, उनके अंदर कौन से केमिकल पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है। इट ऑल्सो लुक्स एट ह्यूमन बॉडीज मसल्स, है ना, ये ह्यूमन बॉडी की मसल को भी देखती है और बोन्स को भी देखती है। In a biochemistry class, student can learn how cells are made, how blood works। ओवरऑल हर एक चीज के बारे में बात होती है। तो मोटा मोटा यहाँ पे हम लोग सेल्स की, ब्लड की, हर एक चीज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हर एक चीज के अंदर केमिकल है। जो भी चीज केमिकल की बनी हुई है वो सब बायोकेमिस्ट्री के अंदर डील की जाती है। तो यानी कि हर एक चीज डील की जाएगी।
ऑब्जेक्टिव की बात करें, आखिर उद्देश्य क्या है बायोकेमिस्ट्री का, टू कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग एट द मॉलिक्यूलर लेवल। हमको मॉलिक्यूलर लेवल पे चीजों को जानना है ना, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, हर एक चीज समझनी मॉलिक्यूल्स लेवल पे, कौन कौन से मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के चीजें बड़ी करके बना रहे हैं। तो मॉलिक्यूलर लेवल की हमें जानकारी समझनी है ऑफ ऑल द केमिकल प्रोसेस, हर एक केमिकल प्रोसेस की, कौन कौन से मॉलिक्यूल जुड़ते हैं, फिर प्रोडक्ट बना रहे हैं, एनर्जी बाहर आ रही है, कौन कौन से मॉलिक्यूल क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। और ये सब कहाँ होंगे, ये सारी प्रोसेस, सारे केमिकल प्रोसेस कहाँ हो रही होंगी, लिविंग सेल के अंदर हो रही होंगी। हमें लिविंग चीजों के बारे में जानने में ज्यादा उत्सुकता है। टू अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड हाउ लाइफ बिगेन, और हम जानने की कोशिश करते हैं, और हमारा उद्देश्य है ये जानने की कोशिश करते रहते हैं, ये अटेम्प्ट करते हैं, मतलब जानने की कोशिश करते हैं कि हाउ लाइफ बिगेन, लाइफ कैसे बिगेन होती है। देखो बच्चों, मैं एक चीज बता दूं, टू अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड हाउ लाइफ बिगेन, ये इंग्लिश में लिखने का तरीका होता है। अगर तुम लोगों को इसमें दिक्कत आती है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि लकीर का फकीर नहीं बनना। जैसे मैं एक लाइन को समझा रहा हूँ और ये मैंने हिंदी जो बोली है, नोट्स लिंक में रहता ही है, निकाल लो पहले, नहीं निकालने कोई बात नहीं, सामने कॉपी पेन रखो। मैंने इस शब्द की हिंदी डिस्क्राइब कर रहा हूं कि कैसे लाइफ की शुरुआत हुई, लिख लो हिंदी में, फिर उसको खुद से अपना ट्रांसलेट कर लो, हाउ लाइफ बिगेन। तुमने कहा ये तो इतना ही आ रहा है सर, ने बेकार लिखा है इतना, मैंने बेकार नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने पूरी बात लिख दी है। तुम लोगों को नहीं लिखना है तो मत लिखो, ऑब्जेक्टिव में क्या आ जाएगा, हाउ लाइफ बिगेन ऑन द अर्थ, ये भी जोड़ लो अपनी मर्जी से। मैं हमेशा कहता हूँ लकीर का फकीर नहीं बनना है। जहां पे लगता है कि मैंने जो बात बोली है हिंदी में समझाई वो ज्यादा आसान है, तो वीडियो को पॉज करोगे, उसको लिख लोगे, लाइन काटोगे, उसके आगे उसकी हिंदी लिख लोगे, है ना, क्या लिख लोगे, उसकी हिंदी लिख लोगे, उस हिंदी को फिर अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर लो। बेटा थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। कई बार क्या होता है चीजें कि हम लोग टीचर्स लोग भी बुक से ही पढ़ाते हैं, तो कई बार बुक की लैंग्वेज हमको तो समझ में आ रही है, तो हमारे लिए तो आसान होती है, तो हमें लगता है कि आप लोगों को भी समझ में आ जाएगी। बट होता है कि हमने तो यहाँ लिख दी और जब बताया हिंदी में तब तुम लोगों को बड़ा अच्छा लगा। ये होता है, बात सुन लेना, बहुत कायदे से बता रहा हूं मैं, बट कुछ प्रॉब्लम्स मैं जान रहा हूं बच्चों में जो हो रही है। यहां पे जो लिख दिया, मैं जब हिंदी में बोला तब तो तुम लोगों को समझ में आ गया, लेकिन जब नोट्स में तुम पढ़ने बैठे, अरे सर ने इसका क्या बताया था, ये तो भूल गए। ये दिक्कत फेस होती है और हर किसी को फेस होती है। तो इसका सबसे सीधा उपाय क्या है, नोट्स या तो बनाते चलो साथ में, या उसकी फोटोकॉपी निकाल लो, उसकी हिंदी लिख लो सामने, और फिर ये लाइन अगर तुम्हें दिक्कत लग रही कि अरे यार इसका मतलब तो ये कहां से हो गया, जो सर है ना, तो उसको तुम अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर लो, अपनी इजी लैंग्वेज में। ये करने के तुम लोगों को दो फायदे होंगे, चीजें रिवाइज होती चलेंगी और याद होती चलेंगी। क्लियर है, ठीक है। फिर एक बात मैं दोहरा दूं, मैं बात सिर्फ सेकेंड ईयर के फाइनल एग्जाम की नहीं है, आगे तुम लोगों का एग्जिट एग्जाम भी है, ठीक है ना। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, उसकी भी तैयारी के लिए मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है, बहुत जल्द उसकी भी तैयारी शुरू कर देंगे हम लोग, यानी दोनों कंबाइंड एक साथ शुरू करेंगे, परेशान नहीं होना। चलो आगे आते हैं, फिलहाल वो सब बातें बाद में। फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री, तो ये बात समझ में आ गई ना। तो जो बात मैं हमेशा बोलता था लकीर का फकीर नहीं बनना है, उसका मतलब ही यही होता है, उसको समझो थोड़ा सा, थोड़ी मेहनत खुद भी करो। बिल्कुल यही नहीं कि बस कोई आगे बता दे और बस वही सब कुछ हो जाए, थोड़ा मेहनत खुद भी करो। उसके बावजूद अगर कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत के लिए, ठीक है, समाधान निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। उसके लिए सबसे इजी अच्छा समाधान है लाइव क्लास का, उसके लिए मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ जल्दी उस चीज़ का अरेंजमेंट हो जाए, जिससे कि आप लोगों के डाउट ले सकूँ मैं। मेन मुद्दा डाउट्स का है, पढ़ाई तो हम ऐसे भी कर लेते हैं, डाउट्स में दिक्कत आती है, बच्चा डाउट्स के लिए फंस जाता थोड़ा सा, ठीक है। बिल्कुल परेशान नहीं होना, सब कुछ कर देंगे, थोड़ा टाइम दे दो मेरे को बस। आगे आते हैं, फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री, कौन कौन सी फील्ड है। मेटाबॉलिज्म हमने बताया, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, देखिए फटाफट क्या है। सम ऑफ ऑल द रिएक्शंस, सभी रिएक्शंस का सम कर ले, टेकिंग प्लेस इन द सेल्स, सेल के अंदर जितनी भी रिएक्शंस हो रही हैं उन सबको जोड़ लें तो वो क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म कहलाता है। अब तुमको लगता है कि अरे सर ने तो ये लिखा, ये बात समझ में नहीं आ रही, तो भैया इसकी हिंदी लिख लो ना। एक लेक्चर मान लो मेरा जो कोलॉजी के स्टार्टिंग के पार्ट थे वो थोड़े से लेंदी थे, क्यों, क्योंकि वो जनरल फार्माकोलॉजी थी, उसमें कोई चीज डिफाइन नहीं थी कि जनरल में केवल यही बातें पढ़नी है, तो हमको पूरा पढ़ना पड़ा वो, इसलिए वो लेक्चर लेंदी भी थे और बड़े भी थे। लेकिन यहाँ पे फिक्स है हमारे पास कि इतनी चीजें पढ़नी है, ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी है। तो जो चीज है उसकी वीडियो पॉज करो, हिंदी लिख लो, एक लेक्चर को लेक्चर की तरह लो प्रॉपर, जैसे लेक्चर होता है कॉलेज वगैरह जाते हो वहाँ पे एक प्रॉपर लेक्चर होता है 1 घंटे का, तो वैसे यहाँ पे लेक्चर को लेक्चर की तरह लो, नोट्स बनाते चलो, लिखते चलो, तो वो तुमको बहुत फायदा करेगा, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, सारी रिएक्शन जो होती है एक सेल के अंदर वो मेटाबॉलिज्म कहलाती हैं। उसके 2 पार्ट होते हैं मेटाबॉलिज्म के, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में हम देखते हैं कौन कौन सी रिएक्शन टूटती हैं, कंपाउंड टूट के छोटे कंपाउंड बनेंगे। एनाबॉलिज्म में कौन सी रिएक्शंस होती हैं, छोटे छोटे कंपाउंड मिलकर के बड़ा कंपाउंड बनाते हैं, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं ना। कार्बोहाइड्रेट टूटता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज फिर जुड़ता है
ग्लाइकोजन में, ये बड़ा ये छोटा, छोटे से जुड़ के फिर ये बड़ा बड़ा बन गया ग्लाइकोजन। ये सारी बातें कर चुके हैं हम लोग। आगे आते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ग्लूकोज टूट करके आखिरकार एनर्जी कैसे बना देता है भाई? एनर्जी का रूप क्या है हमारी बॉडी में? एटीपी। एनर्जी का रूप क्या है? एटीपी के रूप में। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट पता है ना कहां बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, एनर्जी हाउस ऑफ सेल। बचपन की बातें, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस भी क्या है? यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है। किस तरह केमिकल? ग्लूकोज एक केमिकल है, किस तरह से केमिकल टूटेगा और हमको क्या देगा? एनर्जी देगा। तो ये बातें आती हैं इसके अंदर। प्रोटीन फॉर्मेशन, हमारी बॉडी में हर एक चीज प्रोटीन है। हमारी स्किन, हमारी मसल्स, हमारे हेयर्स, हमारी आंखों के अंदर लेंस, ठीक है ना, हमारे एंजाइम्स, हमारी एंटीबॉडीज, हर एक चीज किसकी बनी हुई है? प्रोटीन की। इसीलिए प्रोटीन का रोल बहुत बड़ा है, इसीलिए यहाँ पे प्रोटीन मेंशन है ना। कोई ये सवाल अगर सर बाकी केमिकल नहीं है क्या? केमिकल है, प्रोटीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा केमिकल? तो बायोकेमिकल। प्रोटीन का फॉर्मेशन, प्रोटीन कैसे बनती है वो केमिकली जानना है हमको, ठीक है। बायो एनर्जेटिक्स, एनर्जेटिक्स यानी कि जीवित चीजों के अंदर की एनर्जी। इट इज द ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री दैट फोकस, जो कि फोकस करती है, ये बायोकेमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो फोकस करती है ऑन हाउ सेल्स ट्रांसफॉर्म एनर्जी। सेल एनर्जी को कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, तब्दील कर लेते हैं, बदल लेते हैं। ऑफन बाय प्रोड्यूसिंग, स्टोरिंग और कंज्यूमिंग एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, है ना। किसका इस्तेमाल करते हैं? एटीपी को यूज करते हैं या एटीपी को बनाते हैं, ठीक है। दोनों चीजें समझनी है यहां पर। एनर्जी, एटीपी कैसे बन गया। अब जो मैं पढ़ा रहा हूं एनर्जी लग रही है ना मेरी, तो बहुत सारे एटीपी टूट रहे हैं, मिलियंस ऑफ एटीपी टूट रहे होंगे। बहुत सारे एटीपी टूट के क्या बन रहा होगा? एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इसमें से ये निकल जाता है और साथ में क्या बनता है? जिन बच्चों को नहीं पता वो मैं बता दूं, प्लस एनर्जी। ढेर सारी एनर्जी बनती है। यहां पे होता क्या है? बॉन्ड होता है। ट्राइफॉस्फेट है ना, एक फॉस्फेट ग्रुप निकल जाता है, बॉन्ड टूटता है, उसके अंदर से क्या निकलती है? एनर्जी निकलती है। एकदम केमिकल लेवल पे चले गए, तो उतना डीप जाने की हमको यहां जरूरत नहीं, सिर्फ समझना है ये एटीपी का खेल क्या है, दिमाग में बात सेट हो जाएगी, ठीक है। बायो एनर्जेटिक्स क्लियर है बातें। आगे आते हैं एंजाइमोलॉजी, एंजाइम की स्टडी। व्हाट आर एंजाइम? एंजाइम्स क्या हैं? व्हाट आर देयर फंक्शंस? एंजाइम के फंक्शंस क्या हैं? हाउ एंजाइम एक्ट टुगेदर, एंजाइम एक साथ काम कैसे करते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम, अलग अलग एंजाइम कौन कौन से पाए जाते हैं, ठीक है। हाउ एंजाइम वर्क, कैसे काम करते हैं। हाउ एंजाइम स्पीड अप द रिएक्शंस। एंजाइम क्या है? बायो कैटालिस्ट। याद आया? कैटालिस्ट क्या होते हैं? कैटालिस्ट कौन होते हैं? हाँ, जो रिएक्शन को तेज कर देते हैं। और बायो कैटलिस्ट मतलब जो लिविंग थिंग्स के अंदर होने वाली रिएक्शंस को फास्ट करेंगे, वो क्या कहलाते हैं? बायो कैटालिस्ट, ठीक है ना। तो हाउ एंजाइम स्पीड अप द रिएक्शंस, एंजाइम रिएक्शन को स्पीड अप कैसे कर देते हैं, ठीक है। एंड अप टू व्हाट एक्सटेंट, अब जैसे मैंने बोला एंड अप टू व्हाट एक्सटेंट, इसका मतलब होता है किस हद तक इंक्रीज कर देंगे। अब ये भाषा कुछ लोगों को टफ लगेगी, बेटा ये भाषा बहुत सिंपल है, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है कि जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनको थोड़ा दिक्कत आ सकता है, क्योंकि वो लोग इंग्लिश थोड़ा सा मतलब ना उस तरफ फील्ड में कम होते हैं। तो बिल्कुल परेशान ना हो, शब्दों को एब्जॉर्ब करते रहें, क्योंकि इसके बारे में बात बताऊंगा मैं क्यों इंग्लिश को थोड़ा सा समझना तुम्हारे लिए जरूरी है, ठीक है। ये बात भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसका लिंकअप जुड़ा हुआ है एग्जिट एग्जाम से। फिलहाल एग्जिट एग्जाम की बातें मैं बहुत सारी कर रहा हूँ, कारण क्या है, मैं अभी से ही तुम्हारे दिमाग को मेकअप कर देना चाहता हूं कि तुम लोग अगली साल दोगे सेकंड ईयर का एग्जाम, और अगली साल बहुत पूरी संभावना है, इस साल का तो अभी कुछ कंफ्यूजन है कि एग्जिट एग्जाम होगा ही होगा। अभी तो इस समय सारी प्रोसेस चल रही, हो सकता है इस साल भी हो जाए, ठीक है ना। अभी कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट ईयर तो मान के चलो होगा। तो अभी से माइंड मेकअप करके चलना है तुम लोगों को, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है, इसलिए मैं बहुत खास तरीके से कह रहा हूं, हर एक चीज को समझते हुए चलना, ठीक। नाउ जेनेटिक्स, हमें जेनेटिक्स भी समझनी है। डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये अपने कोर्स में भी इस साल पढ़ेंगे डिटेल में। कैसे रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन का मतलब एक डीएनए अपने ऊपर कैसे दूसरी कॉपी बना लेता है। ट्रांसक्रिप्शन, देखो क्या होता है, डीएनए, ये शायद डायग्राम तुम लोगों ने देखो, डीएनए अपने ऊपर क्या बनाता है, इसको मैं फिर से देख कर देता हूं सही से। देखो ये जिसको हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा, कुछ बच्चों को शायद याद हो। डीएनए अपने ऊपर क्या बनाता है, डीएनए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए फिर अपने ऊपर क्या बनाता है, आरएनए, आरएनए फिर क्या बनाते हैं, प्रोटीन,
तो देखो जरा, इसको थोड़ा पतला कर लें पेन को, ठीक। तो डीएनए जब आरएनए बनाता है तो इसे क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और इसको क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। जब आरएनए अपने ऊपर प्रोटीन बनाता है, आरएनए से प्रोटीन, यानी कि देखो इंफॉर्मेशन कहां छुपी हुई है? डीएनए में। डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन पास करता है, आरएनए इंफॉर्मेशन लेके जाओ आगे। आरएनए ठीक, बॉस ने ऑर्डर दे दिया, हम इंफॉर्मेशन ले गए। अब आरएनए कह रहा है भाई ऊपर से ऑर्डर आया है, ये वाला प्रोटीन बनना है, तो वाला प्रोटीन बनता है, वही खास प्रोटीन बनेगा। यानी कि डीएनए अपने हिसाब से कॉपी करवाता है बॉडी के अंदर किस प्रोटीन की कमी है। बात समझ में आ रही है? तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये वही सारी बातें हैं। देन जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज, कुछ जीन्स में कमियां हो जाती है। देखो बच्चे डिफेक्टिव पैदा होते हैं, दिमाग से कमजोर होते हैं। आखिरकार जीन्स में ऐसा क्या हो गया और उस डिफेक्ट की वजह से आखिरकार ऐसा कौन सा केमिकल पैदा हो गया शरीर में जिसकी वजह से दिमाग काम नहीं कर रहा, या बच्चे अपंग पैदा हो रहे हैं, कुछ भी चीज, सारी चीजें। एबनॉर्मेलिटीज मतलब होती हैं क्या कहना चाहिए? मतलब जो चीज नॉर्मल नहीं होती ना, जो नॉर्मल नहीं है उसे एबनॉर्मल कहा जाता है। तो वही एबनॉर्मेलिटीज हैं, खामियां कह सकते हैं इस तरह से, कि जैसे किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा है, कोई अपंग पैदा हो रहा है, बोलने की क्षमता नहीं है, तो वो सब जेनेटिक जीन्स की वजह से जो नॉर्मल एबनॉर्मेलिटीज पैदा होती है, यानी कि जो चीज़ नॉर्मल नहीं हो पाती है जीन्स की वजह से। म्यूटेशन ऑफ ऑल काइंड, म्यूटेशन पता है ना, देखी होगी सब लोगों ने, एक्समैन मूवी, म्यूटेशन है ना, वो निकलता है उसके यहाँ से खंजर से निकलते हैं, खपाक, ठीक है। तो ये म्यूटेशन, अब तुम कहोगे रियल में नहीं होता, ये जस्ट मैंने उदाहरण दिया कि म्यूटेशन मतलब ऐसा होता है, कुछ चीज़ें शरीर में ऐसी हो जाती हैं कि म्यूटेशन होने की वजह से बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, कुछ बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं कई बार। ज़्यादातर म्यूटेशन की वजह से क्या होती है? बीमारियाँ, जैसे कि एक बीमारी है हमारे पास सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया है एक टाइप की, जिसकी वजह कौन है? ये म्यूटेशन होता है ये, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर है ये। आगे आते हैं तो सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी यानी कि क्या हो गया? बायोलॉजी ऑफ सेल। सेल की बायोलॉजी, हमें पूरे सेल की बायोलॉजी समझनी है तो सारे केमिकल पता होने चाहिए हमको। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ सेल, सेल के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कौन से केमिकल पाए जाते हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनिल्स। सेल ऑर्गेनिल्स क्या होते हैं, जिन लोगों को नहीं पता बता दूं मैं। सेल ऑर्गेनिल्स मतलब जो सेल के अंदर पाए जाने वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, गोल्जाई बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग वेरियस कंपोनेंट ऑफ सेल, किस तरीके से एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से कोऑर्डिनेट कर रहा है, तालमेल कर रहा है कि भाई आओ तुम्हारी हेल्प करो, अच्छा मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, अच्छा तुम ये बनाओ, हमें इसकी जरूरत है। अब क्या बनाओ, किसकी जरूरत है, ये सब प्रोटीन और मॉलिक्यूल की बातें चल रही है अंदर। कौन सा मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल की हेल्प कर रहा है, इसको हम लोग कहते हैं, ये जो मॉलिक्यूल, ये जो मैं कह रहा हूं ना मॉलिक्यूल बातें कर रहे हैं, इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होता है केमिकल डायलॉग। केमिकल डायलॉग यानी कि केमिकल की आपस में बातचीत। अब जाहिर सी बात है उनका मुंह तो है नहीं कि वो बात करेंगे, तो केमिकल को सेंस करके उनके अपने प्रोसेस होता है, किस तरह सेंस करते हैं, रिसेप्टर, तो तमाम चीजें होती हैं, तो वो आपस में किस तरह से एक दूसरे को कोलेट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, वो एक उनका तरीका होता है। उसके बारे में यहाँ हमें डिटेल में नहीं जाना कि वो लोग ऐसा कैसे करते हैं, ठीक है, बट ऐसा होता है। उसके लिए टर्म इस्तेमाल होगा कोऑर्डिनेशन, आपस में ही तालमेल कर रहे हैं। तो ये सब क्या केमिकल लेवल की बातें कर रहे हैं, इसके लिए हमें बायोकेमिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। नाउ इम्यूनोलॉजी, इम्यूनो मतलब हमारा इम्यून सिस्टम से लेकर के, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम भी, तो एंटीबॉडीज है ना, ये सब क्या है? केमिकल ही है, एंजाइम्स यानी प्रोटीन्स की बनी हुई होती हैं। तो इम्यूनिटी क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, वही विच केमिकल, ये इंपॉर्टेंट आ जाता है इसके अंदर, विच केमिकल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून सिस्टम, कौन सा केमिकल है जो इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। विच सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी डिफेंस, कौन सा सेल बॉडी के डिफेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हाउ द इन्वेडर्स अटैक, इन्वेडर मतलब जो बाहर से आके हमला करते हैं उनको इन्वेडर कहा जाता है। तो यहां पर हमारी बॉडी के लिए इन्वेडर कौन हो जाएंगे? बैक्टीरिया और वायरस। तो आखिरकार ये बैक्टीरिया वायरस आकर के हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा केमिकल लोचा कर देते हैं, ठीक है, कौन से केमिकल में चेंजेस कर देते हैं जिससे कि हमारी बॉडी फिर एबनॉर्मल होने लगती है, बुखार वगैरह आ जाता है या दिक्कत होने लगती है। Why are pathogens dangerous? पैथोजन क्यों डेंजरस है? भाई डेंजरस इसलिए है ना कि हमारी बॉडी में जो केमिकल फ्लो चल रहा है या केमिकल एक पाथ चल रहा है प्रॉपर, वो क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है।
जैसे वो हमारी बॉडी में आते हैं, एंड हाउ टू कोप विद देम, कैसे उनसे निपटा जाए, कोप मतलब निपटा जाए एक तरह से, हाउ टू कोप विद देम। तो ये सब बातें किसके अंदर करी जाती हैं, इम्यूनोलॉजी के अंदर करी जाती हैं। फिर एनिमल बायोकेमिस्ट्री, इसके अंदर वही सारी चीजें आ जाएंगी जो सेल को लेकर के थी। कंपोजिशन, किस चीज का बना हुआ है, क्या प्रॉपर्टीज हैं, कैसी रिएक्शंस होती हैं कंपाउंड्स की एनिमल के अंदर, ये सब जानना है हमें। फंक्शंस ऑफ सेल जानना है एनिमल के अंदर। इनहेरिटेंस स्टडी, किस तरीके से एक कैरेक्टर दूसरे आने वाली जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, ये भी तो केमिकली हो रहा है, डीएनए केमिकल का बना हुआ है। डिजीज डायग्नोसिस, आखिरकार डिजीज को हम कैसे डायग्नोस करें, ये भी केमिकली होता है ना, केमिकल टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट वगैरह। एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड, आखिरकार हमारी जो बॉडी है खाना खाते हैं तो उससे एनर्जी कहां से आ जाती है, ये सब भी केमिकल प्रोसेस है। यूटिलाइजेशन ऑफ कंपाउंड फॉर बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, किस तरह से कंपाउंड को हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है केमिकली अब हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। बात समझ में आ रही है? तो ये हर जगह कहीं ना कहीं बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूल लेवल की बायोलॉजी, व्हाट आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, किन मॉलिक्यूल्स पे लाइफ जिंदा है। प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल, उनके फंक्शंस क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, एनर्जी कैसे रिलीज करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ, देखो फ्रॉम बॉन्ड, ये एटीपी वाला केस आ गया, किस तरह से बॉन्ड के टूटने से, बॉन्ड मतलब हिंदी में क्या कहते हैं, बंध, उनके टूटने से एनर्जी रिलीज होती है। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा ही क्यों है, एक का ऐसा है एक का वैसा क्यों है, ये सारी बातें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर होती हैं। प्लांट बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो उसके अंदर क्या चीजें हैं, फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी एक केमिकल प्रोसेस है और इस केमिकल प्रोसेस की वजह से ये दुनिया सरवाइव करती है। क्यों, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो प्लांट खाना नहीं बना पाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी। ऑक्सीजन कब रिलीज होती है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, है ना। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू अदर प्रोडक्ट, किस तरीके से ग्लूकोज दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जनरेशन ऑफ हीट, हीट कैसे पैदा हो रही है बॉडी के अंदर। रेस्पिरेशन एंड ग्लाइकोलिसिस, रेस्पिरेशन होता है जो हमने खाना खाया वो टूट करके एनर्जी में कन्वर्ट होना, और ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज का टूट करके एनर्जी में कन्वर्ट होना। देन अच्छा, रेस्पिरेशन को मेन हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के द्वारा खाने का तोड़ा जाना। केमिकल इफेक्ट ऑफ डिजीज, डिजीज के होने की वजह से क्या क्या केमिकल असर आते हैं। नीड एंड फंक्शन ऑफ बायो एलिमेंट, बायो एलिमेंट की क्या क्या जरूरत है और क्या क्या उनके काम होते हैं। तो ये एक जनरल आइडिया था कि बायोकेमिस्ट्री कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे। अब तुम लोगों को एक लगेगा कुछ, अब एक दिमाग चलो हर एक चीज तो केमिकल है, रियलिटी है। ये मेरे हाथ में पेन है, ये भी केमिकल का बना हुआ, कुछ खास केमिकल का कॉम्पोजिशन मिला करके ये पेन बनाया गया। पेन तो है नहीं, ये पता ही है ये क्या है, टच करने वाला चीज है। ये बोर्ड बना हुआ है, प्लास्टिक है, फाइबर है, ये एक ऐसा बोर्ड है कि इसके ऊपर स्क्रैच नहीं पड़ रहे हैं, कुछ तो केमिकल होगा। यानी देखा है तो हर एक चीज केमिकल की है, ठीक है ना। ये चीज अपने कोर्स में बकायदा जिसका क्वेश्चन गिरेगा आकर के एग्जाम में, ये सब बातें क्या थी, बेसिक नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि दिमाग में एक बात सेट हो जाए, ठीक है ना। तो ये बात आती है कि स्कोप इन फार्मेसी, दिस इज इन कोर्स, प्रॉपर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, व्हाट इज द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी। तो अब ये बात तो, या इसको तुम लोग देखोगे तो ये बात तो तुम लोग बहुत इजीली लिख लोगे मन से बना करके। सबसे पहला ड्रग कॉन्स्टिट्यूशन, सबको पता है क्यों पढ़नी है बायोकेमिस्ट्री हमें, ताकि ड्रग के अंदर कौन कौन से केमिकल हैं, वो किस तरीके से जा करके हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करेंगे। तो बायोकेमिस्ट्री गिव्स एन आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बनावट, किन चीजों का बना हुआ है, लिख लो हिंदी, ऑफ द ड्रग, ड्रग किस चीज का बना हुआ है। इट्स चांस, बनने का मतलब है मान लो कोई केमिकल कंपाउंड से कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन कौन कौन चीजें जुड़ी हुई हैं। इट्स चांसेस ऑफ डिग्रेडेशन विद वेरिंग टेम्परेचर, हम लोग कहते हैं ना कि कैप ड्रग्स बिलो 25 डिग्री सेंटीग्रेड या डू नॉट स्टोर अबव 50 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों, क्योंकि जैसे 50 के ऊपर जाएगा तो वो खराब हो जाता है। तो ये सब कैसे जानेंगे हम लोग, बायोकेमिस्ट्री से जानेंगे कि चांस ऑफ डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन का मतलब खराब हो जाना, विद वेरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर के बदलने की वजह से कई बार ड्रग खराब होती है। ये भी हमें कहाँ जाननी है, बायोकेमिस्ट्री के हेल्प से जान पाते हैं, ठीक है। हाउ मॉडिफिकेशन इन मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दें तो वो हेल्प करती है इंप्रूव द एफिशिएंसी एंड मिनिमाइजिंग साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग, है ना। ये चीज हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत कहने का इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया है कि किस तरीके से थोड़ा बहुत केमिकल में चेंज ला करके हम लोग उसकी क्षमता को, एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं और उसके साइड इफेक्ट को कम कर सकते हैं। हाफ लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट। हाफ लाइफ क्या होता है कि जो दवा है हमारी बॉडी में जाके कितनी देर में आधी रह जाएगी, 100 ग्राम खाई 50 ग्राम कितनी देर में रह जाएगी। तो जाहिर सी बात है आधी, सपोज जैसे कि एक मान के चलते हैं, उदाहरण लेते हैं हाफ लाइफ का, कोई दवा खाई हमने 100 mg,
ठीक है, वो 3 घंटे में 50 रह जाती है, फिर 3 घंटे में कितनी रह जाएगी, 25 रह जाएगी, फिर 3 घंटे में अगले आधी आधी होती चली जाएगी, 12:30 हो जाएगी, इस तरह से कम होती चली जा रही है ये, है ना, 6:75 हो जाएगी। तो अब जैसे ही वो 12:30 रह गई या 6:75 पे आ गई, दवा का असर खत्म ना के बराबर, वो हमारी बॉडी में कुछ खास असर नहीं कर रही होगी। कम से कम हमारी बॉडी पे इफेक्ट दिखाने के लिए कितना रहना चाहिए उसे, 150 से 200 के बीच में रहना चाहिए, सॉरी 100 से 200 के बीच में। तो डॉक्टर क्या कहेगा इसको, डॉक्टर ऐसी दवा को डॉक्टर क्या लिखेगा, 3 बार लिखेगा कि सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम खाओ भाई। क्यों, 50 रह जाएगा, फिर खाओगे तो फिर भले ही 50 से 25 होते होते तुम दूसरा डोज खा लोगे तो वापस से थोड़ा लेवल अप हो जाएगा, 100 से 200 के बीच में रहेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हाफ लाइफ है। कैसे पता करते हैं कि किसकी हाफ लाइफ कितनी है, ठीक है, इसके लिए भी टेस्ट होते हैं, टेस्ट डन ऑन बायोकेमिकल ड्रग्स टू नो हाउ लॉन्ग ए ड्रग इज स्टेबल व्हेन केप्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर। ठीक है, एक तो ये तरीका, ये चीज होगी। और अलग अलग टेम्परेचर पर रखने में मैंने कहा ना, इसका दूसरा इफेक्ट क्या आता है, जो मेजर इफेक्ट आता है कि टेम्परेचर को बढ़ाने घटाने से हाफ लाइफ जो होता है उसके ऊपर फर्क पड़ता है। ठीक है, तो नो हाउ लॉन्ग अ ड्रग इज स्टेबल, ड्रग कितनी देर के लिए टिका रहेगा अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें या घटा दें, तो उसकी हाफ लाइफ पे फर्क पड़ जाता है। तो ये बहुत जरूरी है। उसी के हिसाब से जो एनवायरनमेंट होता है या कोई मेडिसिन होती है उसके ऊपर स्टोरेज कंडीशन लिखी जाती है कि किस टेम्परेचर पे रखना और कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है ना। बायोकेमिकल टेस्ट, दीज टेस्ट हेल्प टू फिक्स द स्पेसिफिक हाफ लाइफ और डेट ऑफ एक्सपायरी। अब हमें हाफ लाइफ को फिक्स करने में कि हाफ लाइफ क्या रहेगी और डेट ऑफ एक्सपायरी सेट करने में ड्रग की हेल्प होती है बायोकेमिकल टेस्ट से। इसी से पता चलेगा हमें कि कोई दवा कितने टेम्परेचर में कितने दिनों के बाद, अगर इतने टेम्परेचर पर रखें 1 साल 2 साल, तो उसके बाद ये दवा खराब हो जाती है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है ना। ड्रग स्टोरेज, देखो घूम फिर के यहाँ बातें वही है, फार्मेसी में कोई बहुत ज़्यादा मतलब बायोकेमिकल का वो रोल नहीं है, सब सारा रोल बायोकेमिस्ट्री में ड्रग के आसपास घूमेगा, है ना। तो फार्मेसी में सॉरी ठीक है, बायोकेमिस्ट्री का रोल फार्मेसी में सारा किसके आसपास घूमेगा, ड्रग के आसपास। ड्रग स्टोरेज, द ड्रग स्टोरेज कंडीशन रिक्वायर्ड कैन बी डिटरमाइंड। क्या कंडीशन चाहिए, अभी जैसे हमने बात की उसकी हाफ लाइफ, स्टोर करने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, डार्क रूम में चाहिए, लाइट में स्टोर कर सकते हैं, किस टेम्परेचर पे स्टोर करना है, ये सारा कुछ कहां से पता चलता है, बायोकेमिकल टेस्ट से। फॉर एग्जांपल मैनी एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, मैनी एंजाइम्स, कई सारे एंजाइम्स एंड हार्मोन्स आर स्टोर्ड फॉर डिस्पेंसिंग। आजकल बहुत से जो हार्मोन्स और एंजाइम्स हो उनकी पैकिंग आ रही है, ठीक है ना, डिस्पेंस करने के लिए। दीज गेट्स डिटोरिएटेड ओवर द टाइम, ये समय के साथ जल्दी खराब हो जाता है अगर टेम्परेचर कम ज्यादा करें, ड्यू टू टेम्परेचर और ऑक्सीडेशन, है ना। एंजाइम तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री, उस पर तो काम करते हैं। 37 डिग्री से अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो एंजाइम क्या हो जाएंगे, खराब हो सकते हैं, है ना। तो समय के साथ इनकी खराब होने की संभावना ज्यादा होती है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, या फिर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, उनसे ऑक्सीजन आगे जुड़ जाएगा तो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। कंटेमिनेशन हो सकता है, दूषित हो सकते हैं, कोई चीज खोली हमने, कोई चीज एयर पार्टिकल आके मिल गया उसके अंदर, एंड आल्सो ड्यू टू इम्प्रॉपर स्टोरेज। तो क्या है कि यहाँ पर मेन चीज क्या है कि स्टोरेज कंडीशन, हमें कैसे स्टोर करना है, अदरवाइज दवा के खराब होने के चांस ज्यादा है और खराब दवा खाएंगे तो साइड इफेक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। नाउ ड्रग मेटाबॉलिज्म, वही बात आ गई, ड्रग मेटाबॉलिज्म कैसे बॉडी में जाएगी, कैसे रिएक्शन करेगी, किन किन बॉडी के पार्ट्स के साथ रिएक्ट कर, पार्ट्स मतलब सॉरी केमिकल प्रोसेस के साथ रिएक्ट करेगी, इंटरेक्ट करेगी, किन केमिकल प्रोसेस में चेंजेस लाएगी, ये सब बातें इसके अंदर होती हैं। इट आल्सो गिव्स आइडिया अबाउट हाउ ड्रग मॉलिक्यूल आर मेटाबोलाइज्ड, किस तरह से वो मेटाबोलाइज हो रहा है। फाइनली होता है क्या, हम सबको पता है अब ये बात, ड्रग खाने के बाद अल्टीमेटली जो किडनी होती है उसको यूरिन के साथ बाहर निकाल देती है, लिवर उसको तोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इट इज आल्सो गिव्स आइडिया अबाउट हाउ ड्रग मॉलिक्यूल आर मेटाबोलाइज्ड, किस तरह से मेटाबोलाइज्ड हो जाते हैं, बॉडी में जाके किस तरह रिएक्शंस करेंगे और फिर टूट करके बॉडी से बाहर चलाएंगे। बाय मैनी बायोकेमिकल रिएक्शंस, वो कैसे मेटाबोलाइज होता है, कई सारी बायोकेमिकल रिएक्शन से गुजरते हुए इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, हमारी बॉडी में एंजाइम्स भी हैं तो एंजाइम्स उनके ऊपर काम भी करते हैं, किसके ऊपर, ड्रग मॉलिक्यूल के ऊपर। दिस हेल्प्स टू अवॉइड ड्रग्स विच हैव पुअर मेटाबॉलिज्म और दोज विद एक्सेसिव साइड इफेक्ट्स। अब जब ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो एक काम ये हो सकता है, कुछ ड्रग की बहुत ही पुअर मेटाबॉलिज्म है, अंदर जाएंगे टूट ही नहीं रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी ड्रग खा के फायदा क्या है, वो हमारे ऊपर काम ही नहीं कर पाएगी। या साइड इफेक्ट, अंदर गई और ड्रग ने अपना रूप बदला, अंदर गई किसी केमिकल प्रोसेस के साथ रिएक्ट करा, इन्वॉल्व हुई किसी केमिकल प्रोसेस में, और उस केमिकल प्रोसेस में जाने के बाद उसमें कुछ चेंजेस आ गए, चेंजेस आने के बाद जो अब रूप लिया ड्रग ने, उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा थे,
तो ये सब चीजें हमें पता चल जाती हैं किससे, ड्रग के मेटाबॉलिज्म की पूरी जानकारी। और वो मिलती कहां से है, जब हम उसकी बायोकेमिकल स्टडी करते हैं। क्लियर है। तो ये सारे रोल क्या थे, फार्मेसी के थे। तो इंपॉर्टेंस की बात करें कि बायोकेमिकल की इंपॉर्टेंस क्या है फार्मेसी में, इट गिव्स आइडिया अबाउट द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ड्रग। देखा हमने, मेन क्या चाहते हैं हम लोग, ड्रग का कंस्टिट्यूएंट क्या है ये पता चल जाए। इट गिव्स आइडिया अबाउट द डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग, ड्रग कब खराब हो जाएगी, कितने टेम्परेचर पर खराब हो जाएगी, ये एक मेन उद्देश्य रहता है। हाउ ड्रग्स आर मेटाबोलाइज्ड, उसका मेटाबॉलिज्म कि बॉडी में जाकर के किस रिएक्शन के साथ मिलेगा और कौन सी रिएक्शन करवाएगा या करेगा, ठीक है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। ठीक है, तो ये तीन मेन इंपॉर्टेंस है फार्मेसी के अंदर, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री के। यही चीज जानना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी रहती है किसी ड्रग्स को लेकर के। क्लियर है। अब अगर हम बात करें फार्मेसी के अलावा, ठीक है ना, अब ये आ गया हमारे पास एक्स्ट्रा, ठीक है, इसको चाहो तो एक बार देख लो, याद केवल क्या करोगे, फार्मेसी वाला। क्लियर है। स्कोप इन अदर फील्ड में स्कोप की बात करें, जैसे कि फिजियोलॉजी, समझ लो थोड़ा सा, ठीक है। फिजियोलॉजी क्या होता है, फिजियोलॉजी है हमारे पास, जैसे हमारे पास क्या क्या हो रहा है, हम लोग सांस ले रहे हैं, लंग्स करवा रहा है, स्टमक खाना पचाने में काम कर रहा है, ठीक है, लिवर डिटॉक्सिफाई कर रहा है, जो हार्मफुल केमिकल उनको बाहर तोड़ने का काम करता है, किडनी एक्सक्रीट कर रहा है। तो ये सारी बॉडी के जो फंक्शन है ये फिजियोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है, फिजियोलॉजी। सुना होगा तुमने जीपी, जर्नल फिजिशियन, है ना, जितने भी डॉक्टर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल फिजिशियन, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, पेट में दर्द है, खाना नहीं पच रहा, पेशाब सही से नहीं हो रही है, पेट साफ नहीं हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हार्ट बीट तेज हो रही है, तो ये सब जनरल चीजों पे ही वो काम करते हैं जो डॉक्टर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो उनको क्या कहा जाता है, जर्नल फिजिशियन। तो फिजियोलॉजी, तो मेडिसिन के क्षेत्र में इसका क्या स्कोप है, बायोकेमिस्ट्री हेल्प्स वन अंडरस्टैंड द बायोकेमिकल चेंजेस एंड रिलेटेड फिजियोलॉजिकल अल्टरेशन इन द बॉडी। कि आखिरकार मान लो अगर किसी का पेट साफ नहीं हो रहा है, या हार्ट बीट तेज हो रही है, या किडनी सही से काम नहीं कर रही है, या लिवर सही से काम नहीं कर रहा, तो उसके पीछे कौन से बायोकेमिकल चेंजेस रिस्पॉन्सिबल है, उसी हिसाब से दवा दी जाएगी, है ना, उसी हिसाब से दवा बनाई जाती है, रिसर्च की जाती है। तो हर किसी हमारी बॉडी में कुछ भी चेंज होगा तो उसके पीछे कुछ ना कुछ केमिकल्स होते हैं, और क्योंकि वो लिविंग थिंग के अंदर पाए जा रहे हैं तो बायोकेमिकल चेंजेस हो गए। बात क्लियर हो गई। पैथोलॉजी ऑफ एनी डिजीज इज स्टडीड थ्रू द बायोकेमिकल चेंजेस। जब कोई बैक्टीरिया बॉडी में जाता है तो कौन सा केमिकल छोड़ता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी की बहुत सारी केमिकल प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाती हैं। जब हमारी बॉडी की केमिकल प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएंगी तो हम बीमार पड़ते हैं। बस वही कह रहा है पैथोलॉजी, पैथोजन की स्टडी। पैथोलॉजी किससे बना हुआ है, पैथोजन, पैथोजन मतलब कौन होते हैं, जो बीमारी पैदा करते हैं, और लॉजी स्टडी, है ना, पैथोजन की स्टडी। पैथोलॉजी ऑफ एनी डिजीज, किसी भी डिजीज कॉज करने वाले को जो हम स्टडी करते हैं तो उसका मेन क्या होता है, बायोकेमिकल चेंज। कौन सी केमिकल प्रोसेस करवाते हैं, कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जा करके, तो बायोकेमिकल चेंज देखा जाता है। ठीक है, पैथोलॉजी की बात करने अलग से, उसका एक अलग हेडिंग आ गई। बेस्ड ऑन द सिम्टम्स डिस्क्राइब्ड बाय द पेशेंट, पेशेंट जो सिम्टम बता रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, द फिजिशियन कैन गेट अ क्लू ऑन द बायोकेमिकल चेंज। फिजिशियन को एक आइडिया लगता है कि इसकी बॉडी में कौन से बायोकेमिकल चेंजेस आए होंगे, ठीक है, एंड द एसोसिएशन डिसऑर्डर, और उसकी वजह से कौन सी भी दिक्कतें आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, है ना, सिम्टम के हिसाब से फिजिशियन क्या आइडिया लगा रहा है, अच्छा तो ये केमिकल प्रोसेस गड़बड़ हो रही है इसकी बॉडी में, ठीक है। इफ अ पेशेंट कंप्लेन्स अबाउट स्टिफनेस, स्टिफनेस मतलब जकड़न, अकड़न, है ना, इन स्मॉल जॉइंट्स, मान लो छोटे छोटे जॉइंट्स में जकड़न या अकड़न आ रही है, पेशेंट गया डॉक्टर के पास, कह रहा भैया हमें छोटे छोटे जॉइंट्स में क्या आ रही है, जकड़न और अकड़न हो रही है, देन द फिजिशियन में प्रेडिक्ट इट टू बी गाउट। तो फिजिशियन को लग सकता है, हो सकता है गाउट। गाउट क्या होता है, जब जॉइंट्स में यूरिक एसिड आके डिपॉजिट होने लगता है हमारी बॉडी में। यूरिक एसिड कब डिपॉजिट होता है, जब किडनी हमारा काम सही से नहीं कर पाती है, तो बॉडी में जो एक्स्ट्रा यूरिक एसिड बनता है, ठीक है ना, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से, तो वो बाहर नहीं निकल पाता है, और होता क्या है, वो जॉइंट्स में जाकर के डिपॉजिट होता है, तो दर्द होना स्टार्ट होता है। उसको दिमाग में आइडिया लगा, अच्छा तो ये केमिकल दिक्कत आ रही है इसके पास, ठीक है ना, एंड गेट कंफर्म्ड बाय इवोल्यूटिंग यूरिक एसिड। और वो इसको कंफर्म कैसे करता है, यूरिक एसिड टेस्ट करवाएगा। क्या करवाएगा, यूरिक एसिड टेस्ट करवाएगा, यानी कि अगेन यहाँ पे क्या है, बायोकेमिकल टेस्ट आ जाएगा, और कंफर्म करेगा कि हाँ कहीं यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ा हुआ है इस इंसान का, ठीक है। द ब्लड एज यूरिक एसिड एंड एक्यूमुलेशन इन ब्लड रिजल्ट इन गाउट, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है,
एंड गेट कंफर्म बाय एवोल्यूटिंग मतलब जांच पड़ताल करेगा किसकी, यूरिक एसिड लेवल इन द ब्लड के अंदर यूरिक एसिड के लेवल को चेक करेगा। एंड ब्लड एज यूरिक एसिड एक्युमुलेशन इन ब्लड रिजल्ट इन गाउट, क्योंकि ब्लड के अंदर अगर यूरिक एसिड बढ़ने लगेगा तो वो ब्लड से निकल के फिर जॉइंट्स में जाकर डिपॉजिट होता है, तो ये उसका कारण वो समझेगा। तो कहाँ देखा ना हमने किस तरीके से बायोकेमिस्ट्री पैथोलॉजी में इन्वॉल्व है, यानी कि हर जगह जहां रिएक्शन, जहां बायोकेमिकल रिएक्शन, हर जगह बायोकेमिस्ट्री। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी क्या कह रहा है, इन द प्रेजेंट सिनेरियो, आज के समय मैनी पीपल रिलाई मतलब भरोसा करते हैं ऑन टेकिंग मल्टीविटामिन, है ना, बहुत से लोग मल्टीविटामिन खाते हैं कि ताकत बनी रहे, कमजोरी ना आए। मिनरल्स फॉर बेटर हेल्थ, अच्छी हेल्थ के लिए मल्टीविटामिन और मिनरल्स को खा रहे हैं। द फंक्शंस एंड रोल ऑफ द विटामिन इन द बॉडी आर डिस्क्राइब्ड ओनली बाय बायोकेमिस्ट्री, हमारी बॉडी में जाके एक मल्टीविटामिन और मिनरल क्या रोल करेगा, इसको सिर्फ और सिर्फ बायोकेमिस्ट्री या उस केमिकल प्रोसेस से ही हम लोग जान सकते हैं। हार्मोनल डेफिशिएंसी, देयर आर मैनी डिसऑर्डर ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, इम्बैलेंस मतलब डिस्टर्ब हो जाना, हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी का ग्रोथ होता है, उसकी वजह से बहुत सारे डिसऑर्डर पैदा होते हैं, वो भी क्या है, केमिकल ही है, स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन, खासकर बच्चों में और औरतों में। तो फॉर्मेशन एंड रोल ऑफ हार्मोन, हार्मोन कैसे बनते हैं, उनका क्या रोल है इन द नॉर्मल बॉडी फंक्शन, एक नॉर्मल इंसान के अंदर, ठीक है, इज टॉट मतलब पढ़ाया जाता है इन बायोकेमिस्ट्री बाय विच फिजिशियन, ये बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है फिजिशियन को, जब वो लोग पढ़ते हैं अपना MBBS वगैरह कोर्स करेंगे। कैन अंडरस्टैंड द कंसर्न प्रॉब्लम ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, अब क्योंकि उन लोग पढ़ चुके हैं कि ये सब बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं तो ये सब दिक्कतें आती हैं, तो अब वो जो प्रॉब्लम बताएगा पेशेंट, उसको क्या कर पाएंगे, उसको कंसर्न प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है उसको, उसका रिलेटेड है, उसको समझ पाएंगे और उसका इलाज कर पाएंगे। क्लियर है। नाउ नर्सिंग की बात करें तो किडनी फंक्शन टेस्ट, नर्सिंग कह लो या ये भी एक तरह का वो है, क्या कहते हैं, टेस्ट है। किडनी फंक्शन टेस्ट में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल इन किडनी डिसऑर्डर अदर कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट एटसेट्रा यूरिन टेस्ट हेल्प, किडनी डिसऑर्डर में अगर कोई कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट चल रहा है या कोई और ट्रीटमेंट चल रहा है, यूरिन टेस्ट मदद करती है, हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड द एक्सटेंट ऑफ एक्सक्रीशन, ये समझने में हेल्प करती है कि यूरिन से वो जो दवाई दी गई है कितने घंटे बाद कितनी निकल जा रही है, एक्सटेंट ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग कितना बॉडी से बाहर चला जा रहा है, और अदर मेटाबोलाइट या कोई दूसरे केमिकल्स हैं। द चेंज इन पीएच, कितना पीएच में चेंज आता है। द कलर ऑफ यूरिन, ठीक है ना, कलर ऑफ यूरिन और यूरिन का पीएच में चेंज, ये सब बातें हमको किसके बारे में समझने में हेल्प करती हैं कि जो हम लोग क्या चल रहा है, हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है, उस ट्रीटमेंट का जो ड्रग है बॉडी से कितना एक्सक्रीट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, कि बहुत ज्यादा कर दे रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें हमें किडनी फंक्शन टेस्ट से पता चलती हैं। ये भी क्या है, एक केमिकल टेस्ट है, तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर आता है। लिवर फंक्शन टेस्ट, जब बहुत सारी दवाइयां हम लोग खाते हैं या बहुत लंबे समय तक दवाइयां खाते हैं तो लिवर के ऊपर पड़ता है असर, ठीक है। तो एक दवाई खा रहा है इंसान, कोई दूसरी बीमारी हो जाए उसे और एक दूसरी और दवाइयां ऐड करनी है, तो कई बार डॉक्टर लिवर फंक्शन टेस्ट करवाता है, वो देखता है कि लीवर की कंडीशन क्या है, क्या ये और दवाइयां ऐड करने की स्थिति में है, ऐसा तो नहीं कि काम करना बंद कर देगा ये। तो लिवर फंक्शन टेस्ट हेल्प अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ डिजीज, किस टाइप की डिजीज है, या फिर डैमेज टू लिवर, लिवर को कितना डैमेज हो गया है। द इफेक्ट ऑफ एनी मेडिकेशन ऑन द लिवर, है ना, जो डैमेज हुआ है वो दवाई की वजह से जो लिवर के ऊपर हुआ है वो कितना हो गया है, ठीक है। तो लिवर फंक्शन टेस्ट अल्टीमेटली किस लिए होता है कि दवाइयों की वजह से लिवर के ऊपर कितनी नुकसान हो गया है, मेनली वही देखा जाता है, ठीक है। या ऐसा तो नहीं कि लिवर बहुत, जो मैंने बताया अभी कि बहुत समय दवाइयां खा रहे हैं और लिवर कुछ डाउन हो गया है, तो उसके फंक्शन, उसका फंक्शन कर पा रहा नहीं कर पा रहा, सारी बातें इसमें क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। उसी हिसाब से दवाई डॉक्टर अपनी दवाइयां ऐड करता है या कम करता है। क्लियर है। आगे देखते हैं क्या है इसमें। नाउ ब्लड टेस्ट, ये सबको पता है, तो ये सब सिंपल चीजें हैं, समझो बायोकेमिस्ट्री में स्कोप में, ठीक है। ब्लड टेस्ट में क्या है, इन डायबिटीज बायोकेमिकल एनालिटिकल टेस्ट फॉर ब्लड ग्लूकोज लेवल अबव 150 mg डेसीलीटर, है ना, ये तो सबको पता है, इसके ऊपर डायबिटीज हो जाती है। तो जो बायोकेमिकल एनालिटिक्स करते हैं या बायोकेमिकल एनालिसिस करते हैं हम लोग किसकी, ब्लड ग्लूकोज लेवल की, हेल्प करता है समझने में टू अंडरस्टैंड द सीवियरिटी ऑफ डायबिटीज डिसऑर्डर, डायबिटीज डिसऑर्डर कितना गंभीर है, ठीक है। अंदर बायोकेमिकल एनालिसिस फॉर कीटोन बॉडीज, देखो जरा यहां पर क्या है, अगर यूरिन में क्या निकल रही है, कीटोन बॉडीज निकल रही है, कीटोन एक केमिकल है हमें पता है, ठीक है, कीटोन निकल रहे हैं अगर यूरिन के अंदर, ये इंडिकेट करता है, ऑल्सो इंडिकेट द स्टेज ऑफ डायबिटीज, कीटोन इंडिकेट करता है कि डायबिटीज की कौन सी स्टेज है।
द अपीयरेंस ऑफ कीटोन बॉडी और कीटोन यूरिया मोस्टली द लास्ट स्टेज ऑफ डायबिटीज। अगर यूरिन में क्या आ रही है, कीटोन बॉडीज आ रही है या कीटोन यूरिया आ रही है, इसका मतलब डायबिटीज की लास्ट स्टेज आ रही है। तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, पूरा चैप्टर क्या है हमको कि किस तरह से बायोकेमिस्ट्री या केमिकल टेस्ट या केमिकल्स की हेल्प से हम लोग जहां जहां चीजों को जान सकते हैं वो सब इसके स्कोप के अंदर आ जाता है। अब स्कोप का मतलब क्या है, जहां पे हमारे पास एक तरह से काम करने की संभावनाएं होती हैं, काम करेंगे तो हमें अर्न होगा पैसा, मोटा मोटा ये बात समझ में आती है। स्कोप का मतलब हम कहाँ किस किस फील्ड में काम कर सकते हैं। तो ब्लड टेस्ट वाला फील्ड आ गया, पीछे लिवर नर्सिंग वाला फील्ड था, ये नर्सिंग वाला फील्ड चल रहा है, ठीक है ना। वो सारी फील्ड हैं, वहां पर हम लोग बायोकेमिस्ट्री का यूज करते हुए कुछ काम कर सकते हैं। क्लियर है। सीरम कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट क्यों किया जाता है, जब बॉडी के अंदर लिपिड या फैट ज्यादा हो जाता है। इवोल्यूशन ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड अदर लाइपोप्रोटीन हेल्प टू अंडरस्टैंड द प्रोननेस, प्रोननेस मतलब ऑफ पेशेंट टू कार्डियोवास्कुलर डिजीज, की पेशेंट को कितनी संभावना है, प्रोन है कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए, हार्ट की डिजीज के लिए। तो अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा है तो उसे हार्ट की डिजीज होने की संभावना ज्यादा है, अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल कम है तो हार्ट की डिजीज होने की संभावना भी कम है। बात समझ में आ रही है। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में बात करें तो इन एनिमल हस्बेंड्री, जो एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन, द क्वालिटी ऑफ मिल्क कैन बी चेक्ड बाय बायोकेमिकल टेस्ट। जो एनिमल्स हैं, गाय भैंसे हैं, वो जो दूध दे रहे हैं उनकी क्वालिटी कैसी है, कितना फैट है, कितना प्रोटीन है। इट आल्सो हेल्प टू डायग्नोज एनी डिजीज कंडीशन इन द एनिमल एंड बर्ड्स, एनिमल और बर्ड्स में कोई अगर डिजीज कंडीशन है उसको भी चेक करने में हेल्प करता है। इन फिशरी, मछली पालन में द वाटर क्वालिटी इज रेगुलरली मॉनिटर्ड बाय द बायोकेमिकल टेस्ट। जो ये है वाटर की क्वालिटी है, पानी की क्वालिटी है, वो बायोकेमिकल टेस्ट से लगातार चेक की जाती है। ऐसा नहीं पानी में कोई इन्फेक्शन फैल रहा हो, मछलियां मर जाएं। एनी ड्रास्टिक चेंज इन वाटर केमिस्ट्री, पानी की केमिस्ट्री में अगर कोई चेंज आएगा तो केमिकल टेस्ट करके हमें पता चल जाएगा, या पानी के कंपोजिशन में कोई चेंज आएगा तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, अगर कोई चेंज आ रहा है, अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई चेंज आ रहा है केमिस्ट्री में, पानी की और कंपोजिशन में, तो उससे क्या हो सकता है, वास्ट डेथ ऑफ फिशेस एंड प्रॉन्स, जो मछलियां हैं और प्रॉन्स, झींगे वगैरह हैं, उनकी मौत हो सकती है। हैंस द टेस्ट आर डन रेगुलरली टू सी द सॉल्ट कंटेंट, इसलिए टेस्ट लगातार करना पड़ता है। क्या चेक करने के लिए, सॉल्ट कंटेंट, कैल्शियम कितना है, पीएच कितना है, वेस्ट कितना इकट्ठा हो गया इसके अंदर, ठीक है ना, पानी के अंदर जिसके अंदर हम लोग मछलियों को पाल रहे हैं। प्रिवेंट डिजीज, ऑब्वियसली बात है, इट हेल्प्स फॉर प्रिवेंशन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज एंड ऑल्सो इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ यील्ड, यील्ड और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बायोकेमिकल टेस्ट किए जाते हैं। इनहैंस ग्रोथ, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बायोकेमिस्ट्री गिव्स एन आइडिया ऑफ हाउ द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कैन इंक्रीज प्लांट ग्रोथ, देयर यील्ड, क्वालिटी ऑफ फूड, किस तरीके से गिव्स एन आइडिया ऑफ हाउ द यूज ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने से किस तरह से हमारी ग्रोथ बढ़ जाएगी, है ना, यील्ड बढ़ जाएगी, फूड की क्वालिटी बढ़ जाएगी। ये सब केमिकल केमिस्ट्री के अंदर आ गया, बायोकेमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि ये सब लिविंग चीजें हैं प्लांट वगैरह, तो बायोकेमिस्ट्री। इनहैंस यील्ड, सम हार्मोन्स प्रमोट ग्रोथ, कुछ हार्मोन्स जो प्लांट हार्मोन होते हैं सुने, ऑक्सिन्स, गिब्रेलिन्स, ये सब प्लांट हार्मोन्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं। वाइल अदर इनकरेज फ्लावरिंग, कुछ हार्मोन्स फ्लावर करवाने में हेल्प करते हैं, मतलब फ्लावर को प्रोड्यूस करने में, कुछ फ्रूट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, एटसेट्रा। इन फिशरी द यूज ऑफ सब्सटेंस टू प्रमोट फिश ग्रोथ, देयर रिप्रोडक्शन एटसेट्रा कैन बी अंडरस्टैंड। कौन से केमिकल्स हैं, कौन से हार्मोन्स हैं जो फिश की ग्रोथ में, फिश को जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे, उससे क्या होगी, हमारी यील्ड बढ़ जाएगी, है ना। इन सब हार्मोन्स की हमें नॉलेज हो तो हम लोग अच्छी फसल पैदा कर सकते हैं ज़्यादा, और फिशरी में बड़ी मछलियां और अच्छी मछलियां पैदा करवा सकते हैं। अडल्ट्रेशन, मिलावट, बायोकेमिस्ट्री टेस्ट हेल्प टू प्रिवेंट द कंटेमिनेशन, कंटेमिनेशन मतलब अगर कोई मिलावट हो रखी है किसी खाने में तो उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, केमिकल टेस्ट से ही पता कर पाएंगे। आगे आते हैं, बायोकेमिकल टेस्ट फॉर द पेस्टिसाइड रेसिड्यू और अदर टॉक्सिक वेस्ट इन प्लांट, प्लांट जो हम खा रहे हैं, मतलब हम लोग मार्केट में पालक आ रहा है और जिस खेत में उगाया गया था उसमें हमने कुछ पेस्टिसाइड छिड़का था, अब पता चला प्लांट ने उस पेस्टिसाइड को भी अपने साथ एब्जॉर्ब कर लिया है, तो उन पत्तों में कितना पेस्टिसाइड मौजूद है, या जो पेस्टिसाइड हम डाल रहे हैं वो किस हद तक प्लांट में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये सब बातें कहां से पता चली, रेसिड्यू, रेसिड्यू मतलब बचा हुआ हिस्सा। फॉर द पेस्टिसाइड रेसिड्यू, जो पेस्टिसाइड बच गया है किसके अंदर, प्लांट के अंदर, कटने के बाद ही प्लांट के अंदर अब हम उसको खा लेंगे तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। और अदर टॉक्सिक वेस्ट इन प्लांट, फूड ग्रेन एंड सॉइल कैन बी एवोल्यूटेड, इसको हम जांच पड़ताल कर सकते हैं, ठीक है ना, फूड के अंदर, दानों के अंदर कितना पेस्टिसाइड चला गया है।
हैंस ड्यूरिंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ फूड, इसीलिए जब भी फूड का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, दूसरी कंट्री में जाता है या दूसरी कंट्री से आता है, बायोकेमिकल चेक ऑफ द टॉक्सिक रेसिड्यू इज डन टू फिक्स द क्वालिटी। उसका चेकिंग होती है पहले कि लाओ चेक कर ले, ऐसा तो नहीं कि बहुत खराब खाना आ रहा है या ऐसे दाने आ रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा है, तो हमारी कंट्री के लोगों को क्या होगा, फिर टॉक्सिक होगा और दिक्कत होगी, बीमारियां फैलेंगी। क्लियर है बातें? आगे आते हैं न्यूट्रिशन, फूड केमिस्ट्री। न्यूट्रिशन मतलब बताइए, न्यूट्रिशन जो पोषक तत्व होते हैं, गिव्स एन आइडिया ऑफ व्हाट वी ईट, हम लोग क्या खाते हैं, डेट इज इट्स कंपोनेंट, है ना। फूड केमिस्ट्री में क्या है, हम क्या खाते हैं, इट्स कंपोनेंट लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एटसेट्रा एंड आल्सो द पॉसिबल फिजियोलॉजिकल अल्टरेशन ड्यू टू देयर डेफिशिएंसी। हम लोग क्या खाते हैं, उस खाने में क्या क्या चीजें हैं। न्यूट्रिशन में ये तो बात है कि हम जो खा रहे हैं उसके अंदर क्या चीज है, कार्बोहाइड्रेट है कि फैट है कि प्रोटीन है, ठीक है, एक तो ये पता चलता है। दूसरा, वो हमारे फिजियोलॉजिकल में किस तरह से इफेक्ट डालेंगे, अगर उनकी कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी में जो फिजियोलॉजी है, हमारा लिवर का फंक्शन है, किडनी का फंक्शन है, हार्ट का फंक्शन है, उसमें किस तरीके से कोई बदलाव आएगा, ये सब कहां से पता चलेगा, फूड केमिस्ट्री में, जो हम खाना खा रहे हैं। द रोल ऑफ न्यूट्रिएंट्स की बात करें, उनका काम क्या है, ड्यू टू बायोकेमिस्ट्री द इंपॉर्टेंस ऑफ विटामिन, मिनरल्स, एसेंशियल फैटी एसिड्स, देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू हेल्थ वर नोन। आखिरकार हम लोग जान पाए कि कौन सा केमिकल बॉडी के अंदर क्या काम कर पाता है, इसका बेनिफिट क्या मिला हमें। हेंस देयर इज ए फ्रीक्वेंट रिकमेंडेशन फॉर इंक्लूजन ऑफ क्रूशियल अमीनो एसिड, इसीलिए सलाह दी जाती है कि बच्चों को दालें ज्यादा पिलाएं, उसमें प्रोटीन ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो भाई जब हमको पता है कि दालों के अंदर प्रोटीन है, तो जिनके अंदर प्रोटीन की कमी है उनको दाल दी जाती है, ठीक है, खासकर बच्चों में, क्योंकि उनका बहुत तेजी से विकास हो रहा होता है। कॉड लिवर ऑयल, साल्मोन फिश ऑयल एटसेट्रा, ये पढ़ा था हम लोगों ने। कॉड लिवर ऑयल, जो फिश लिवर ऑयल होते हैं, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं बाय फिजिशियन, है ना। ये एक डॉक्टर्स के द्वारा, फिजिशियन के द्वारा क्यों रिकमेंड किए जा रहे हैं, क्योंकि हमको पता है आज की तारीख में किस खाने में कौन सा केमिकल है। ये कहां जान पाए, बायोकेमिस्ट्री से, ठीक है। तो कौन रिकमेंड करता है, फिजिशियन एंड अदर हेल्थ एंड फिटनेस एक्सपर्ट, ये रिकमेंड करते हैं कि आप ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ। किस बेस पे रिकमेंड कर रहे हैं, क्योंकि आज हमको पता है किसके अंदर क्या है, ठीक है। आगे आते हैं प्लांट्स। प्लांट्स में किस तरह इंपॉर्टेंट है, फोटोसिंथेसिस, पूरी फोटोसिंथेसिस समझ लिया हम लोगों ने, कब कहां पे किस स्टेप में क्या हो रहा है, कहां से क्या निकल रहा है, ठीक है। कैसे समझ पाए हम लोग, बायोकेमिस्ट्री से, केमिकल रिएक्शन से, ठीक है। तो ओवरऑल देखो अगर इसको गौर से ये चैप्टर को, तो हर जगह ही क्या है, बायोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व है। दिस डिस्क्राइब हाउ कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड, ये समझाता है कि कार्बोहाइड्रेट, भाई स्टार्च बनता है प्लांट के अंदर, बनता है ना, वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट का तो रूप है, कैसे बनता है प्लांट के अंदर, बाय द यूज ऑफ सनलाइट, CO2 एंड वाटर। कैसे बनता है हमको खूब अच्छे से पता है, CO2 प्लस H2O, और किसकी मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में ऐसे रिएक्शन लिखते हैं तो क्या मिल जाता है हमें, शुगर मिल जाता है। शुगर में क्या मिलता है, स्टार्टिंग में ग्लूकोज मिलता है। ये ग्लूकोज जब बहुत सारा बन जाता है तो आगे जाके स्टार्च बन जाता है और स्टोर हो जाता है प्लांट के अंदर, है ना। तो ये सब कैसे पता चलेगा, बायोकेमिस्ट्री से पता चलेगा, ग्रीन पत्तों में जाके स्टोर हो जाता है। इट एक्सप्लेन्स अबाउट द डिफरेंट कॉम्प्लेक्स एंजाइम, अब इस पूरी प्रोसेस में कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व हुए, ठीक है, इन द प्रोसेस टू कंबाइन द एनर्जी ऑफ सन विद इन द मॉलिक्यूल ऑफ H2 एंड CO2। किस तरीके से एंजाइम ने क्या किया, सन की एनर्जी उठाई और इसमें डाली और इन दोनों को मिला करके क्या बना दिया, शुगर बना दिया, ठीक है, इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये सारी बातें कहां से पता चलेंगी हमें, बायोकेमिस्ट्री से, ठीक है। और देखते हैं क्या है, 2 पॉइंट बचे हुए हैं। प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, हाँ, गम्स, टैनिन, रेजिन्स, है ना, गम्स, टैनिन, अल्कोलाइट। बायोकेमिस्ट्री आल्सो डिस्क्राइब हाउ द प्लांट प्रोडक्ट लाइक गम्स, टैनिन, अल्कोलाइट, रेजिन, एंजाइम, फाइटोहार्मोन्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द प्लांट। ये आखिर क्यों बन जाते हैं और कैसे बन जाते हैं। फर्दर, हाउ द डिफरेंट प्लांट सेल पार्ट्स आर इन्वॉल्व्ड इन फिजियोलॉजी, प्लांट सेल के अलग अलग जो सेल के पार्ट है किस तरह से उसकी फिजियोलॉजी में इन्वॉल्व है। द कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट बायोकेमिकल ओवर सम टाइम लाइक लिग्निन, काइटिन टू हार्डन द डेड वस्कुलर वेसल्स। कुछ समय के बाद हमको अगर थोड़ा सा आइडिया हो तुम लोगों को प्लांट एनाटॉमी का, जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं शुरुआत में तो उनमें जान होती है, बाद में वो क्या होते हैं, काफी हार्ड हो जाते हैं। कुछ समय के बाद वो लिग्निन और काइटिन का डिपोजिशन हो जाता है और वो बहुत हार्ड हो जाता है। यानी कि अगर तुम शीशम का पेड़ का भी काटोगे देखोगे या कोई भी पेड़ काटोगे तो पेड़ का जो बीच का हिस्सा होता है, मान लो ये पेड़ कटा हुआ रखा है, तो ये वाला हिस्सा जो होता है बीच वाला, ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या चीज आके जम गई है, लिग्निन और काइटिन। ऐसा किसने किया, खुद प्लांट ने किया,
क्यों? उससे मजबूती चाहिए होती है, जैसे बड़ा होता चला जाता है उससे अपने आप को मजबूत करना है कि पेड़ आंधी तूफान वगैरह उसे गिरा ना दे। ठीक है। डिफरेंट शुगर, बायोकेमिस्ट्री डिफाइंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बायोकेमिस्ट्री की वजह से हम अलग अलग टाइप के कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन कर पाते हैं, जैसे कि ट्राइओसिस 3 कार्बन शुगर, ग्लिसरल्डिहाइड, इसको हम ग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं, टेट्रोसिस 4, उसके अंदर 4 कार्बन होते हैं, पेंटोसिस में 5 कार्बन होते हैं, हेक्सोसिस में 6 कार्बन होते हैं, इसको हम ग्लूकोज के नाम से जानते हैं, हेप्टोसिस में 7 कार्बन होते हैं, एटसेट्रा। टेट्रोसिस आर द कार्बोहाइड्रेट विच गो ऑन फॉर्म द न्यूक्लिक एसिड। टेट्रोसिस ये वो कार्बन कंपाउंड होते हैं जो क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन काउंट होते हैं? डीएनए एंड आरएनए, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए। तो ये इतनी सारी जगह है, इतना सारा स्कोप है। स्कोप का मतलब मैंने बताया जहां जहां हम लोग काम कर सकते हैं, या जिस फील्ड में, या जिस फील्ड में क्या है बायोकेमिस्ट्री अप्लाई होती है। तो मेन जो हेडिंग थी हमारे कोर्स में वो तो सिर्फ इतनी थी, बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी, लेकिन पूरी नॉलेज होना जरूरी है जैसे मैंने बताया। ठीक है। और अभी शुरुआत है, आराम से रिलैक्स होकर पढ़ना। ठीक है। भड़बड़ी मत काटना, जो चीज़ है अभी से शुरुआत कर दो। लास्ट टाइम तो थोड़ा लेट हो गए थे, है ना। तो सारी चीज़ें आनी चाहिए जब पढ़ के निकलो फार्मेसी डी फार्मा करके। ऐसा ना हो कि यार बस पास हो गए काम भर का। जब नॉलेज मिल रही है तो ले लो। मैं बताता चल रहा हूँ क्या चीज़ एग्जाम में आएगी, उसको एग्जाम टाइम पे खास प्रिपेयर करना। नॉलेज लो अभी थोड़ा सा, ठीक है ना। तो कुछ चीज़ें कई बार एक्स्ट्रा बतानी पड़ती हैं, जरूरी हो जाती हैं। क्लियर है? तो क्या करना है? रिवाइज करना है, रिवीजन करना है ना। अभी तो चीज़ें थोड़ी सिंपल हैं, मन से में आगे लिख सकते हैं। धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे सिलेबस में हम लोग बहुत सारी चीज़ें याद करने वाली हो जाएंगी। ठीक है। तो वो कैसे याद होंगी? लास्ट टाइम बच्चों को दिक्कत हो रही थी कि सर क्या करें, इतना सारा हो गया पढ़ने के लिए, अब क्या करें, अब क्या करें। तो अभी से ही रीड रिवाइज, है ना। रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, रिवाइज करो, और रिवाइज करते रहोगे तो सब चीज़ें याद हो जाएंगी। क्लियर है? ऑल द बेस्ट।